कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। सुबह इंस्पेक्टर ने डीएसपी से बात की थी। उसके पास रक्षित और निधि की लिखाई रिपोर्ट थी। उसके आधार पर इंस्पेक्टर को उन्होंने पूरा पावर दिया और उस डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी उपलब्ध करा दिया। उन्होंने इंस्पेक्टर को कड़ी व्यवस्था से उचित जांच करने का ऑर्डर दे दिया था। उसी दिन से इंस्पेक्टर ने रक्षित मर्डर केस की जांच नए सिरे से शुरू कर दी थी। जिस फाइल को इंस्पेक्टर ने खुद अपने हाथों बंद कर दिया था, आज वो एक बार फिर से खुल गया था। वो अलेसा जाने से पहले एक बार फिर से रक्षित से सब कुछ जानना चाहता था। उसने मयंक से रक्षित का नंबर लिया और उससे पूरी बात की। उसे तो कुछ खास याद था नहीं, पर निधि की लिखाई रिपोर्ट के अनुसार वहां की नर्स रमा से बहुत सहायता मिल सकती थी। रक्षित भी इंस्पेक्टर के साथ जाना चाहता था, पर दार्सिल और चौधरी जी ने अनुमति नहीं दी थी। वैसे इंस्पेक्टर खुद भी रक्षित को नहीं ले जाना चाहता था। रक्षित ने जल्दी ही सारी रिपोर्ट उसे बताने को कहा था। इंस्पेक्टर ने अपने साथ एक सब इंस्पेक्टर संतोष और कुछ सिपाहियों को लिया था। उसने अपने मोबाइल के गूगल मैप में मेंटल हॉस्पिटल को फीड किया और अलेसा की तरफ चल पड़ा था। पापा, मैं तो अब पूरी तरह से ठीक हूं ना? तो इंस्पेक्टर के साथ में जाने में कोई दिक्कत तो नहीं थी। मैं भी वहीं जाता और अपने होशो हवास में उस जल्लाद से पूछता कि हमारे परिवार से उसे क्या दुश्मनी थी, उसने ऐसा क्यों किया। मेरी जिंदगी के 2.5 साल बर्बाद हो गए। मेरी माँ चली गई और मेरे भाई की ये हालत हो गई। आज अगर मैं यहाँ होता तो अपने भाई को कुछ नहीं होने देता। उसके अंदर भरा ढेरों गुबार बाहर आने लगा था। दोपहर का खाना लगाती सुरभि अपने जगह पर चोर बन गई थी। उसे बहुत घबराहट होने लगी थी कि कहीं अब रक्षित उस पर ना इल्जाम लगाए। दार्सिल ने उसे गौर से देखा था। उसके हाथ खाना परोसते कांप रहे थे। सुरभि, इधर आओ। दार्सिल की नजरों का पीछा कर चौधरी जी ने उसे अपने पास बुलाया था। वो उनके पास आई और खड़ी हो गई। मेरे पास बैठो बेटा। मैंने और तुम्हारी स्वर्गवासी सास ने अपने दोनों बेटों को बेहद ही लाड प्यार से पाला है। ये दोनों बचपन से ही बेहद सुकुमार और नाजुक मिजाज के बच्चे रहे हैं। अब ऐसे में हर सप्ताह इलेक्ट्रिकल शॉक का दर्द सहना और अपनों के रहते हुए अनाथों जैसी जिंदगी जीना असहनीय पीड़ा की बात है। उन जालिमों ने तो इसे तड़पा तड़पा करके मारने के लिए ही ऐसा किया था, पर हमारे कुलदेवी का आशीर्वाद इसके साथ था जो ये वहां से बच करके निकल पाया और निधि जैसी दयालु लड़की ने इसे बचा करके अपने पास रखा। इतना दर्द तकलीफ सोने के चम्मचों से खाने वाले लोगों से सहन नहीं होता बेटा। तो आम इंसान के बस की भी बात नहीं होती। इसी सब के कारण इसके अंदर बहुत गुस्सा है। उसे लगता है अगर वो होता तो आज दार्सिक को कुछ नहीं होता। पर बेटा ये थोड़ा नासमझ भी है। ये जानता है कि होनी हाथ धरा करके होती है, पर अभी उसे अपने अपराधी को खुद जा करके पकड़ना है। ये बस उसी बात का गुस्सा निकाल रहा है। उसके सर को प्यार से सहलाते हुए वो बोले थे। सुरभि सर झुकाए चुपचाप उनकी बात समझ रही थी। रक्षित ने निधि की घबराहट को बेहद दिल से महसूस किया था। उसे बुरा लगा था। वो उससे कुछ कहना ही चाहता था कि दार्सिल बोल पड़ा था। भैया, आप प्लीज नाराज मत होइए। जब इंस्पेक्टर असली अपराधी तक पहुंच जाएंगे तो हम सब वहां जाएंगे और उससे सारा सच जानेंगे। अभी हमने आपको इसलिए रोका कि आपको कुछ अलग तैयारी करनी है। वो मुस्कुरा करके बोला तो चौधरी जी मुस्कुरा दिए थे। कौन सी तैयारी? किस चीज की तैयारी? वो आश्चर्य से बारी बारी उन दोनों को देखते हुए बोला था। ओ भैया, परसों मेरी और सुरभि की शादी की पहली सालगिरह है, तो मैं तो अभी ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता ना। इसलिए मैंने और पापा ने आपको इंस्पेक्टर के साथ जाने नहीं दिया। क्या आप मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी सूखी सूखी होने देंगे? वो मुंह लटकाए बोला था।
अरे दारसेल, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था ना। मैं तो अपनी ही बातों में लगा था। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। तू जानता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तेरी ये पहली एनिवर्सरी मैं ग्रैंड लेवल पर करूंगा। अब तू बस देखता जा। उसकी नज़र सुरभि पर गई थी, जो बेहद घबराई लग रही थी। सुरभि, तुम क्यों घबरा रही हो? माँ को भले मैंने खो दिया है, पर तुम्हारे रूप में तो मुझे छोटी बहन मिल गई है। मैंने गौर किया है, इस घर को तुमने बिल्कुल मेरी माँ की तरह संवार करके रखा है। उस सोफे से उठ करके डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जा करके बैठ गया था। आजा छोटी, आज मुझे तुम्हारे हाथ से खाना है। पापा और दारसिल ने इतने दिनों तक तुम्हारा प्यार पाया है, पर अब मेरी बारी है। अब तुम रोज 2 निवाला अपने हाथों से मुझे खिलाओगी। वो मुस्कुराते हुए बोला था। हाँ भैया, मैं रोज ही आपको खिला दिया करूंगी। आप लोग भी खाना खा लीजिए। सुरभि का उदास चेहरा खिल उठा था। वो मुस्कुराती खाना परोसने लगी थी। दारसिल और चौधरी जी के सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अब तुम भी खा लो। उसके हाथ से 2 निवाला खा करके रक्षित ने कहा, तो वो मुस्कुरा करके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। ललिता और कई नौकर सब के लिए खाने परोस रहे थे। मयंक और नितेश भी उन सब की बातों का आनंद लेते हुए खाने आ बैठे थे। तुम मेरी बातों से घबराया या बुरा मत माना करो सुरभि। अभी हालात ऐसे हैं कि मुझे अपने पिछले सारे समय बर्बाद होने का अफसोस होता है। मुझे उन सब अनजान दुश्मनों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए कभी कभी मैं गुस्से में आ जाता हूँ। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है। वो मुस्कुरा करके बोला तो सुरभि के सर से बोझ हट गया था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भैया, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। वो खुशी से चहक उठी थी। वैसे तुम्हें मालूम ना हो, हम दोनों को बहन नहीं थी, तो मैं इसे हमेशा कहता था कि मेरी पत्नी इसकी भाभी होगी, पर इसकी पत्नी को मैं अपनी बहन बना लूंगा। वो मुस्कुरा उठा था। पर आज देख लो, इस बदमाश ने मुझे मेरी शादी से पहले ही तुम्हें मेरी बहन बना करके दे दिया। थैंक यू दारसेल, मुझे इतनी प्यारी बहन देने के लिए। सुरभि, कभी मेरी बात तुम्हें बुरी लग जाए तो मुझे मेरी माँ की तरह ही डांट दे लेना। मुझे मेरी माँ की तरह ही डांट लेना। किसी भी बात को कहने से मुझसे हिचकना मत, और मुझसे कभी नाराज मत होना। मैंने अपनी माँ को तो खो दिया, पर अब बहन को नहीं खोना चाहता। तुम बस ये याद रखना कि मैं तुम्हें दारसिल से ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, और तुम्हारी हर बात को आंख मूंद करके मानूंगा। उसने सच्चाई से अपने दिल की बात बताई थी। सुरभि की आंखें तो खुशी से झिलमिला उठी थी। दिस इज नॉट फेयर भैया, ये तो वैसे ही पापा के सर पर हमेशा चढ़ी रहती है। अब आप भी इसे अपने सर पर सवार मत कीजिए। इसके भाव बढ़ गए तो सबसे पहले मुझे घर से भगा देगी। वैसे भैया, ये तो आपने बहुत गलत बात कही है। वो सुरभि की जीत भरी मुस्कान को देखते हुए बोला था। मैं सुरभि को आपसे ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ना सुरभि? दारसिल मुंह बनाते हुए जल्दी से बोला था। सुरभि तो शर्म से पानी पानी होने लगी थी। वो गुस्से से उसको देखने लगी थी। चौधरी जी और रक्षित के साथ सबका हंस हंस करके बुरा हाल हो गया था। दारसिल जी, आप झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए। पापा और भैया मुझे कभी नहीं डांटते, मुझसे कभी लड़ते नहीं हैं, और मेरी कोई भी बात नहीं टालते। पर आप ये तीनों काम एक साथ करते हैं, इसलिए मैं भी मानती हूँ कि ये दोनों मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब आपके पास कोई सफाई नहीं बची है, इसलिए चुपचाप खाना खाइए। वो मुंह चमकाते हुए बोली और खाने लगी थी। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। वो दांत किटकिटाते हुए खाने लगा था। सब हंसने लगे थे। वैसे बहू की बात भी सही ही है रक्षित, ये दारसिल ना बहुत डांटता है। बेचारी मेरी फूल सी बहू को, है ना मयंक, नितेश, चौधरी जी का मन अभी उन दोनों के खींचातानी से नहीं भरा था, इसलिए वो उन दोनों को भी इसमें शामिल कर गवाही मांगने लगे थे। दारसिल खा जाने वाली नजरों से उन दोनों को घूरने लगा था। उन दोनों के होश एक साथ उड़े थे। मयंक का तो खाना गले में अटक गया था, वो खांसने लगा था। सुरभि ने तेजी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे वो रुक रुक करके पीने लगा था।
चित चौधरी सर, हमें बिल्कुल नहीं पता। दार्सिल सर को हम दोनों ने कभी आज तक सुरभि मैम को डांटते नहीं देखा है। नितेश मयंक की ओर देखते हुए हकला करके बोला और जल्दी जल्दी खाने लगा था। उसकी तेजी देख करके चौधरी जी और रक्षित जोर जोर से हंसने लगे थे। सुरभि भी मुस्कुरा दी थी। अरे रे नितेश जी, आप लोग धीरे खाइए, खाना कहीं भाग नहीं रहा है। अब सच बात बोलने में डर कैसा, आपने तो सही ही कहा है। क्यों दार्सिल जी, मैंने ठीक कहा ना? उसे और परेशान करने लगी थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बहू। नितेश, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम दोनों आराम से खाओ। इन दोनों की लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी, पर तुम दोनों का हेल्दी रहना अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है। चौधरी जी ने हंस करके उनसे कहा था। उन दोनों के चेहरे पर राहत की सांस आई थी। अब दार्सिल को भी उन दोनों की बेचारी भरी सूरत देख करके जोरों की हंसी आ गई थी। वो सुरभि को प्यार भरी नजरों से देखने लगा था। उसने शर्मा करके सर झुका लिया था। रक्षित को उन दोनों के प्रेम को देख करके निधि की बेतहाशा याद आई थी। खाना खा करके कमरे में जाता हूँ तो तुमसे बात करूंगा निधि। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज से पहले जब मैं खाता था तो तुम मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी रहती थी। उसने मन में उदासी से सोचा था। आई लव यू निधि, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। चौधरी भवन में सब बेहद खुश थे। उनके आंगन में खुशियों ने अपने पंख पसारने शुरू कर दिए थे। अब चौधरी जी के जख्मों पर वक्त का मरहम लगना शुरू होने वाला था। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता। पिछली बार कैसे तुम लोगों ने उस चौधरी के बेटे को एक्सीडेंट की जगह से गायब कर दिया था। तुम्हारे इतनी सफाई से किए काम के कारण ही तो पुलिस आज तक उस एक्सीडेंट केस को सुलझा नहीं पाई है। पर इस बार तुम लोगों ने हद कर दी। इतने महीने बीत गए पर आज तक वो पागल तुम्हें नहीं मिला। वो गुस्से से फोन पर बिफर रहा था। बॉस, हम तो उसी को ढूंढ रहे हैं, पर ना जाने वो कौन सा बिल में जा छुपा है, मिल ही नहीं रहा है। हम अपनी पूरी नज़र शहर के चप्पे चप्पे पर रखे हैं। अगर वो कहीं से बाहर आया तो इस बार पक्का जान से हाथ धो करके रहेगा। दूसरी तरफ से कहा गया था। दुर्गेश ने गुस्से से फोन काट दिया था। क्या हुआ दुर्गेश, तुम क्यों इतना परेशान हो? अब अगर वो नहीं मिल रहा है इसका मतलब कहीं मर वर गया होगा। यही बात मैंने अमित को भी समझा दी है। बहुत मुश्किल से वो मेरे काबू में आया है। अब तुम भी छोड़ो उसे। वो उठ करके उसके पास आई थी और उसके शर्ट पर हाथ फिराते हुए मुस्कुरा करके बोली, तुमने इतने महीने में कभी मुझसे अच्छे से प्रेम भरी बात नहीं की है। तुम्हारी वो पहले वाली जोशीली मोहब्बत कहीं खो सी गई है। दुर्गेश, मुझे पुराने दिनों में जीना है। आखिर हमारी भी तो जिंदगी है ना। प्लीज एक बार मुस्कुरा करके मुझे प्यार करो ना। दुर्गेश ने उसके हाथों को जोर से झटका था। तुम्हारी यही बिना सिर पैर की बातें मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। यहाँ मेरी टेंशन से बीपी हाई हो गई है। मैं खुद डॉक्टर हूँ पर बीमार हो गया हूँ और तुम्हें इश्क मोहब्बत सूझ रहा है। दांत भींचे उसे धक्का दे करके कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, मिला हूँ मैं तुम्हारे अमित से भी। तुमने ना जाने कौन सी घूंटी उसे पिलाई है कि वो अब रक्षित को भूल करके अपनी कलीग मनीषा से इश्क लड़ाता फिर रहा है। मैंने कितना उसे रक्षित को ढूंढने के लिए उकसाया पर वो नहीं माना और उस कल के जन्म में बच्चे की इतनी हिम्मत कि मुझे ही आइडिया देने लगा। अब उसे भूल जाइए और अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। माय फुट। वो गुस्से से उसके ऊपर झुकता बेहद नफरत से उसकी आंखों में देख करके बोला, ये तुम ठीक नहीं किए, बिल्कुल भी ठीक नहीं किए। कल्पना, मैंने जिस बच्चे को तुम्हें अपना हथियार बना करके चौधरी का घर जलाने दिया था उसे तुमने अपना मनचाहा खिलौना बना दिया। मुझे तो बस उस चौधरी, तो क्या करती, उसे बार बार घायल हो करके घर बैठने देती। उस चौधरी के बेटे के चक्कर में उसने अपने बहुत अच्छे समय को बर्बाद कर लिया है। उसकी भी अपनी कुछ जिंदगी है। मैंने बचपन से उसे पाला है। मुझे उस पर बहुत दया आती है दुर्गेश। दुनियावी खुशियों पर बस हमारा या तुम्हारा ही हक नहीं है।
इसलिए मैंने उसके सर से रक्षित चौधरी का जुनून ये कह करके उतार दिया कि वो मर चुका होगा और अब तुम मनीषा के साथ अपनी जिंदगी शुरू करो। दार्सिल चौधरी और उसकी पत्नी की तो किडनैपिंग हो गई है। वो बूढ़ा चौधरी उन दोनों की याद में ही मर जाएगा। तो उन तीनों से हमारा पीछा छूटा। वो गुस्से से उसे अपने सामने से धकेली थी। वैसे भी तुमने तो अब मुझ पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया है। केवल महीने की सैलरी दे करके टरका देते हो। मुझे अपने ऊपर खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। ये पैसे मैं कहीं से डाका डाल करके थोड़े ना लाऊंगी। अमित उस रक्षित के गुस्से से अपनी नौकरी छोड़ने वाला था और तब मैंने उसका ध्यान मनीषा की तरफ लगाया था। वो बेचारी मन ही मन इससे प्यार करती थी, पर इसके नशे के कारण इससे दूर रहने लगी थी। मैंने अमित को अपनी कसम दे करके नशा बंद करवाया। जब उसका नशे से पीछा छूटा तो वो मनीषा के प्यार में पड़ गया। अब वो दोनों बेहद खुश हैं। अब तो अमित हर महीने की मुझे सैलरी ही ला करके देता है। वो भी मुझसे बोली थी, वो भी गुस्से से बोली थी, अब अगर मुझे अपने पाले बच्चे को खुश रखने से सारी खुशियां मिल रही हैं तो मैं ये मौका क्यों गंवाऊं। तुम तो हमेशा से स्वार्थी रही हो कल्पना। तुम्हारे कारण मेरे दोस्त भी बेख्याली में बेहद नफरत से बोले जा रहा था, पर कल्पना की खोजती निगाहें अपने चेहरे पर पा करके उसका ध्यान भंग हुआ था। वो चुप हो करके अपने रॉकिंग चेयर पर जा बैठा था। बोलो, चुप क्यों हो गए? क्या बोल रहे थे? मैं स्वार्थी हूँ? क्या स्वार्थ किया है मैंने? वो गुस्से से उसके पास आई और उसका कॉलर पकड़ करके चिल्ला उठे, जब से तुमने मुझे अपने हॉस्पिटल में रखा है दिन रात तुम्हारे आगे पीछे रहती थी। मैं जब पूरी तरह से आज़ाद हुई तो जवान थी, सुंदर थी, चाहती तो शादी कर सकती थी, पर नहीं, तुमने मुझे किसी का नहीं बनने दिया। तुमने खुद तो अपने बाप की मर्जी से शादी की और मुझे एक बच्चा थमा करके पालने को कह दिया। मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रही और आज तुम मुझे स्वार्थी बोल रहे हो। और ये क्या बोल रहे थे तुम? मेरे कारण तुम्हारे दोस्त? कौन दोस्त? मैंने क्या किया है तुम्हारे किस दोस्त को? बोलो। छोड़ो कल्पना, मैं तो बस यूं ही गुस्से से कुछ भी बोलने लगा था। सॉरी। उसने खींच करके अपना कॉलर छुड़ाया और शर्ट ठीक करने लगा था। हर बात तुम्हें बता करके मैं अपने पैर पर अब और कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। पहले मेरा काम पूरा होने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। अभी मुझे घर जाना है। और सुनो, अभी रक्षित को लेकर के किसी भी समय मेरा मूड ठीक नहीं रहता। हो सके तो अभी कुछ दिन मुझसे दूर रहा करो। जब मेरा काम हो जाएगा तो मेरा मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। तब हम पहले की तरह एक दूजे के प्यार में डूबे रहेंगे, ओके? वो बोला और कुटिलता से मुस्कुराते हुए कल्पना के पास आ करके उसे बाहों में भर करके प्यार किया और उसे तिरछी निगाहों से देखता बाहर निकल गया। कल्पना सोचो में गुम बैठी थी। उसे दुर्गेश की दोस्ती वाली बात बेहद खटकने लगी थी। मेंटल हॉस्पिटल की खोज में निकले इंस्पेक्टर को आखिरकार वहां तक गूगल मैप ने पहुंचा ही दिया। जब बड़े से फाटक के करीब पुलिस की जीप लगी तो गेट कीपर ने टेंशन में पास आ करके पूछा था, क्या बात है सर, इधर किस प्रकार आना हुआ? तुम पहले ये गेट खोलो, हमें अंदर जाना है, इंस्पेक्टर ने कहा तो वो कुछ सोचने लगा। आपके पास कोई आर्डर है सर? डॉक्टर से बिना पूछे मैं कैसे आपको अंदर जाने दूं? वो दुविधा में फंस गया था। मेरे पास तुम्हारे हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेन है और तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे डॉक्टर के नाम का अरेस्ट वारंट भी है। अब गेट खोलो और हमें अंदर आना। मुस्कुराते हुए बोला तो उसके होश उड़ गए थे। ए सुनो, तुम्हारे पास मोबाइल तो होगा ना? जी सर। लाओ अपना फोन मुझे दो। इंस्पेक्टर गाड़ी से हाथ बढ़ा करके मांगा तो उसने मन मार करके फोन उसके हाथ पर रख दिया था। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ ग्राउंड में घुसा और वहां के एक वार्ड बॉय को अपनी तरफ बुलाया था। डॉक्टर कहाँ है? बिना एक भी सवाल किए हमें उस तक ले चलो। वो घबरा गया था, पर मरता क्या न करता वाली बात थी। आइए आइए सर, वो अभी अपने केबिन में ही हैं। वो सब ग्राउंड से चल करके गलियारों से होते हुए अब सीढ़ियों से ऊपर बढ़े थे।
वहाँ कतारों में कई छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। हर कमरे में एक आदमी बेड पर मुर्दा के समान पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर गौर से सबको देखता वार्ड बॉय के पीछे चलते हुए अंतिम छोर पर बने कमरे तक पहुंच चुका था। सर, डॉक्टर अंदर हैं, आप जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर के आता हूँ, मस्का लगाते हुए वो बोला था। पर इंस्पेक्टर की घूरती निगाहों से डर करके चुप हो गया और वहीं जम करके रह गया। सब केबिन में प्रवेश कर गए थे। आप लोग यहाँ, आपको क्या काम है सर? डॉक्टर अपनी सीट से उछल करके खड़ा हो गया था। हेलो डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर पंकज तिवारी और ये मेरी सहयोगी दल। आप उठ क्यों गए? अरे बैठिए ना, अब हमारा और आपका लंबा साथ है तो ये उठना उठाना चलता ही रहेगा। वो बेहद काइया अंदाज से मुस्कुराता बोला और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जी जी सर, मैं इस सब के लिए चेयर मंगवाता हूँ। वो अपनी सीट से हट करके बाहर जाना चाहता था पर इंस्पेक्टर ने उसे इशारों से रोक दिया। डॉक्टर साहब, हम यहाँ बैठने या चाय पीने नहीं आए हैं, हमें तो आपसे एक खोए हुए मरीज के बारे में बात करनी है। वो सब इंस्पेक्टर संतोष की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कुछ मांगता बोला था। ये बताइए डॉक्टर, पिछले कुछ महीनों में आपके हॉस्पिटल से कोई पागल मरीज भी गायब हुआ है क्या? नहीं तो सर, वो साफ मुकर गया था। ठीक से याद करके बताइए डॉक्टर, हमें कोई जल्दी नहीं है। इंस्पेक्टर पंकज गुर्राया था। डॉक्टर ने टेबल पर रखे टिश्यू पेपर से अपना सर पोंछा था। मैं सच बोल रहा हूँ सर, हमारे हॉस्पिटल से कोई मरीज गायब नहीं हुआ है, आपको किसी ने गलत न्यूज दी है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो जरा ये बताइए कि ये लड़का अभी आपके हॉस्पिटल के किस कमरे में है? हमें मिलना है इससे। उसने रक्षित मर्डर केस की फाइल उसके सामने खोल करके रखी थी। ये तो वही पागल है जो भाग गया। डॉक्टर ने फाइल पर लगे उसके फोटो को देख करके सोचा और उसके होश उड़ने लगे। उसके सर से दुर्गेश और कल्पना से लिए गए हर महीने के मोटे पैसे की सारी गर्मी पसीना बन करके छूट गई थी। रमेश, मेरे लिए पानी लेकर के आओ, वहां खड़े वार्ड बॉय से बोलता वो कुर्सी से टेक लगा करके निस्तेज होने लगा था। इंस्पेक्टर के चेहरे पर गहरी मुस्कान छा गई थी। 10 मिनट बीत चुके थे। डॉक्टर को पानी पिला करके वार्ड बॉय जा चुका था और वो पानी पीने के बाद खुद को अच्छी तरह से संयत कर चुका था। उसे तो आज पता चला कि जिस मरीज को वो उन दोनों दुर्गेश और कल्पना की बात पर धीरे धीरे पागलपन की कगार पर ले जा रहा था, उसके नाम से पुलिस स्टेशन में मर्डर केस फाइल की गई थी। वो तो उन दोनों से बाद में निपट लेता, पर अभी उसे खुद को पुलिसिया चक्कर से बचाना था, तो इंस्पेक्टर के सवालों के लिए तैयार हो चुका था। इंस्पेक्टर पंकज की गहरी नज़र डॉक्टर के चेहरे पर ही लगी हुई थी। वो डॉक्टर को देखते हुए बहुत कुछ अंदाजा लगा रहा था। हाँ तो सर, आप इस रक्षित चौधरी को ढूंढ रहे हैं, पर ये तो मर चुका है, यहाँ कैसे आ सकता है? वो फाइल उठा करके उसके पन्ने पलटने लगा था। रक्षित का नाम, पैसा और ओहदा पढ़ करके उसका मन बेचैन होने लगा था। वो समझ गया कि वो लड़का बहुत तेजी हस्ती वाला चीज था, जिसके केस में फंसा वो अपने पैसा और नाम सब कुछ गंवा सकता था। पंकज को हंसी आ गई। तुम ये दावा कैसे कर सकते हो कि ये मर चुका है? ओ सर, इस फाइल पर लिखा है ना कि इसकी मौत 2.5 साल पहले हो चुकी है, इसलिए बोल रहा हूँ। जब ये मरीज पहले ही मर चुका है तो ये मेरे हॉस्पिटल में कैसे आ सकता है? और आप इसे ढूंढने मेरे हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? डॉक्टर अब फुल कॉन्फिडेंट में अपनी बात को सही साबित करने में लगा था। तुम शायद सीधी तरह से मेरे सामने मुंह खोलने के मूड में नहीं लगते हो डॉक्टर। देखो, मैं अब असली मुद्दे पर आता हूँ। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई गई है कि ये मरीज 7 महीने पहले बाहर तारीख को तुम्हारे हॉस्पिटल की गाड़ी से घायल होकर के भाग गया था। वो अब गुस्से में आने लगा था। किसने लिखाई है रिपोर्ट? बिल्कुल झूठी है। आप खुद सोचिए सर, ये लड़का पहले ही एक्सीडेंट में मर चुका है, तो इसके खोने की रिपोर्ट कौन लिखाएगा?
ये एक सरकारी संस्थान है इंस्पेक्टर। आप यहाँ इस तरह मुझ पर दबाव दे करके कोई भी झूठ नहीं मनवा सकते हैं। आपको यहाँ आने से पहले खुद बाहर ही जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। वो अब भड़क उठा था। मुझे मरीजों को देखना है, आप जाइए यहाँ। डॉक्टर, तुम्हारे द्वारा हर सप्ताह इलेक्ट्रिकल शॉक लगाना, सही दवा नहीं देना और किसी के साथ मिल करके इसे पागल बनाने की साजिश रचना, ये सारी रिपोर्ट इस लड़के ने खुद लिखाई है और इसके कथनानुसार हमारे पास तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट है। पंकज ने दांत पीसते हुए कहा और अपने साथी को इशारा किया था। संतोष, हथकड़ी पहनाओ इस झूठे इंसान को। इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप मुझे इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो हत्थे से उखड़ने लगा था, पर संतोष ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे हथकड़ी पहनाने लगा। डॉक्टर को अब मामले की गंभीरता का एहसास हो चुका था। वो अपना हाथ संतोष से खींच करके कुर्सी से कूदा और बाहर की तरफ भागने लगा था। तड़ाक! सिपाही ने उसे तेजी से पकड़ा और पंकज ने एक थप्पड़ खींच करके लगाया था। जब तू गलत नहीं है तो भाग क्यों रहा है? मुझे तो तुझे देखते ही तेरी असलियत का पता चल गया था, पर तभी से मुझे धोखा देने की कोशिश में लगा था ना। अब थाने चल, तेरी चमड़ी उधेड़ करके बाकी सारी असलियत सामने ले आऊंगा। प्लीज प्लीज सर, यहाँ मेरे एक रेपुटेशन है, आप ऐसे मुझे मत ले जाइए। मैं आपके साथ चलता हूँ, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला था। पंकज उसकी बात अनसुनी करते हुए संतोष को उसे हथकड़ी पहनाने का इशारा किया और डॉक्टर को हथकड़ी लगते ही वो रोने के मूड आकर के फिर से पंकज को गुहार लगाने लगा था, पर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। ऐसे रोने या गिड़गिड़ाने से हमारे सर सुनने वाले नहीं हैं। हाँ, तुम अगर असली गुनहगार तक उनको पहुंचाने का वादा करो तो शायद तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएं। संतोष ने धीरे से उसके कान में कहा था। डॉक्टर के पास अभी अपनी इज्जत बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सर प्लीज आप हथकड़ी खुलवा दीजिए, मैं आपकी हर बात में मदद करूंगा। वो बंधे हाथों ही पंकज के पैरों पर गिर पड़ा था। तुम्हें तो हर सूरत में मेरी बात माननी होगी डॉक्टर, और तुम्हारी सारी रेपुटेशन की तो अब बैंड बजी समझो। तुझे पता है तेरे पास लोग क्यों आते हैं? उसे कॉलर से खींच करके खड़ा करके पंकज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला था। डॉक्टर बेवकूफों की तरह उसका मुंह देखे जा रहा था। इंसानों के बीच भगवान के बाद डॉक्टर का ही स्थान सबसे ऊपर होता है और तूने उसी कैरेक्टर को कुछ पैसों के खातिर गंदा करके रख दिया है। तेरे गुनाहों की कोई माफी नहीं है, पर चल, तुझे लगता है कि तू बेगुनाह हो करके बच सकता है तो यही सही। संतोष, इसकी हथकड़ी खोल दो। थैंक यू सर। संतोष की नजरें पंकज से टकराई थी। दोनों के ओंठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान चमक उठी थी। उसने डॉक्टर की हथकड़ी खोल दी थी। अब कोई चालाकी मत करना और हमारे साथ साथ जीप में चल करके बैठो। संतोष की तीखी आवाज पर वो सर हिला करके उनके साथ चल पड़ा था। अच्छा डॉक्टर, हमें एक नर्स रमा की भी तलाश है, वो कहाँ है? अब यहाँ आ करके हमें जरा उससे भी मिलना है। पंकज ने रुकते हुए कहा था। वो कुछ देर भौचक्का रह गया था। रमा का नाम इंस्पेक्टर के मुंह से सुन करके, पर उसके पास अब उसकी हर बात मानने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो वापस अपने टेबल के पास गया और इंटरकॉम से फोन करके उसे बुलाया था। जी डॉक्टर, वो कुछ ही देर में कहते हुए अंदर आई थी, पर इतने सारे पुलिस वालों को देख करके घबरा उठे थे। सिस्टर, रमा आप ही हैं? जी सर। कुछ बात है क्या? वो बेहद डर गई थी। आप इसे जानती हैं क्या? फाइल पर लगी रक्षित की फोटो को पंकज ने उसके आगे खोला था। हाँ, नहीं, मैं नहीं जानती इसे। वो हाँ बोली, पर डॉक्टर की गुस्सैली निगाहों से नहीं बोल दी थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था। सिस्टर रमा, मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। आपने ही रक्षित चौधरी को उस दिन निधि के साथ भगाया था। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए।
आपको कुछ नहीं होगा। वो हौले से मुस्कुराते हुए बोला तो रमा शांत होने लगी। वो समझ गई कि निधि ने उस लड़के को उसके घर तक पहुंचा दिया है और अब वो शायद ठीक भी हो चुका है। जी सर, मैं इसे जानती हूँ, पर मैं इसका असली नाम पता नहीं जानती। हाँ, 2 साल तक मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है और इसके दर्द पर हमेशा मरहम लगाया है। मैंने इस मासूम बच्चे को 2 साल तक बिना किसी बात के सजा पाते देखा है और उसके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदसलूकी होते देखा है। वो अब डॉक्टर की गुस्सैली निगाहों से अपनी आंखें गुस्से से डाल करके बोल रहे थे। डॉक्टर का सर झुका था। आज रमा को किसी का डर नहीं था। सर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ और सब कुछ बताने को तैयार हूँ। बस सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। 1 सप्ताह बाद मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे उसमें शामिल होने की अनुमति दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए रमा जी, आपकी बेटी की शादी में रक्षित सर और निधि के साथ उन दोनों का पूरा परिवार शामिल होगा। आपको अभी हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। हम आज पूरी रात सारी बात का पता लगा करके कल असली अपराधी तक पहुंचेंगे। आप कल सुबह शहर के हेड पुलिस स्टेशन में आ जाइएगा। ठीक है सर, मैं कल 10 बजे तक आपके पास आ जाऊंगी। सर, आपने उस बच्चे और उस प्यारी लड़की को भी बुलाया है क्या? वो कुछ हिचकिचाती बोली थी। उसकी काफी इच्छा थी कि वो उनके बारे में जाने, पर डॉक्टर के डर से वो कभी भी निधि को कॉल नहीं कर पाई थी। उसने सोच करके रखा था कि जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी तो वो चुपचाप इस हॉस्पिटल से निधि के दिए पते पर चली जाएगी और उन दोनों से मिलेगी। पर इतनी बड़ी बात अचानक हो जाने की उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ रमा जी, वो दोनों भी आएंगे। आप कल उनसे जरूर मिलिएगा। उन दोनों के बारे में उसकी उत्सुकता और निधि की बताई बातों को मिला करके इंस्पेक्टर को उसके हृदय की अच्छाई दिख गई थी। रमा इंस्पेक्टर के आश्वासन पर मुस्कुरा दी थी और उन सब के साथ बाहर तक छोड़ने चल दी। बहुत देर तक निधि ने रक्षित से बात किया था। वो अपने और उसके बारे में सोच करके बेहद खुश थी। रक्षित ने उसे बताया था कि परसों सुरभि और दार्सिल की मैरिज एनिवर्सरी थी। उसकी सारी तैयारी वो ही कर रहा है। इस एनिवर्सरी में चौधरी अंकल हमें जरूर बुलाएंगे और उस दिन हमारी मुलाकात होगी। रक्षित अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर देखते वो खो सा गया था। उसका मन खुशी से नाच रहा था। निधि बिटिया, साहब जी बुला रहे हैं, एक नौकर ने आकर के दरवाजे से कहा था। वो उठ करके चल दी थी। पापा क्या हुआ? आओ निधि। कुछ नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर पंकज का फोन आया था। उन्होंने उस डॉक्टर को पकड़ लिया है। अब कल सुबह 10 बजे हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। वहाँ वो नर्स भी कल आ रही है अपनी गवाही देने। वाह, ये तो गुड न्यूज है पापा, मैं रक्षित को बताती हूँ। वो खुशी से उछल पड़ी थी। वो भी आ रहा है कल। अभी तो तू मेरे पास बैठ। वो उसे अपनी तरफ बुलाने लगे थे। अविनाश जी बिस्तर पर फलती मार करके बैठे थे। निधि मुस्कुरा करके उनके पास गई और उनकी गोद में सर रख करके लेट गई थी। वो उसकी बचकानी हरकत पर मुस्कुरा दिए थे। बेटा, मैंने तेरी शादी रक्षित से तय करके ठीक तो किया ना? वो मुझे बहुत पसंद था। तुझे तो वो पसंद है ना? वो कुछ संशय में थे। पापा, आपने बिल्कुल ठीक किया। रक्षित बहुत अच्छा लड़का है। वो आपकी जितनी इज्जत करता है मुझसे उतना ही प्रेम करता है। बोलते हुए वो शर्मा गई थी। अविनाश जी मुस्कुरा करके उसका सर सहलाने लगे थे। पापा, वो मुझे बहुत खुश रखेगा और सबसे बड़ी बात कि मुझे आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, वरना मैंने तो सोच रखा था कि मैं कभी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी और कभी शादी ही नहीं करूंगी। धत पगली, भला बेटियां कभी माँ बाप के आंगन में हमेशा रहती हैं? मुझे तो खुद बहुत प्रसन्नता है कि मैं अब तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी चौधरी जी के हवाले कर तेरी माँ के पास चैन से जा सकता हूँ। आखिर वो भी तो मेरी राह देख रही होंगी। वो मुस्कुरा करके बोले थे। पापा, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं अभी रक्षित को शादी से इनकार कर दूंगी। मेरी माँ आपका बहुत दिनों तक इंतजार कर सकती हैं, पर मैं आपके बिना नहीं जी सकती। वो रुंधी आवाज में बोली थी। अगर आपको कुछ हुआ तो
मैं भी मर जाऊंगी। आज के बाद आपने ऐसी बातें की तो याद रखिएगा, मैं आपसे बात करना ही छोड़ दूंगी। अरे 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 मेरी प्यारी बेटी, ऐसे कैसे हमसे नाराज हो जाएगी। अच्छा बाबा सॉरी, अब कभी मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। चल अब खाना खाते हैं, रक्षित से बात करके तेरा पेट भर जाएगा। पर मुझे तो भूख लगी है, वो हंस करके बोले तो निधि शर्मा करके उठ गई थी। अविनाश जी को घर बैठे इतना अच्छा दामाद मिलने जा रहा था, वो भी बेहद खुश थे। उन्होंने अपने वकील से अपनी वसीयत बनाने को कह दिया था। वो अपनी सारी संपत्ति निधि और रक्षित के नाम आधा आधा करने वाले थे। दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठे तो राघव ने खाना परोसना शुरू कर दिया। उधर चौधरी भवन में भी सब खाना ही खा रहे थे। रक्षित मन ही मन खोया मुस्कुरा रहा था। उसकी खुशियों की दो वजह थी। पहली कि उसकी निधि से ढेर सारी बातें हुई थी और दूसरी कि इंस्पेक्टर ने फोन करके उस डॉक्टर को पकड़ने की बात बताई थी। बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, खाना तो ठीक से खाओ, चौधरी जी ने उसे देख करके बोला और रक्षित हंस दिया था। पापा कल मैं उस आदमी से मिलूंगा जिसने मुझे 2.5 साल तक अपने पास कैद रखा था। हाँ भैया, हमारे घर के पीछे लगा दुश्मन का चेहरा कल सामने आ जाएगा। आपको मिले हर जख्म की वजह भी हमें पता चल जाएगी, दार्सिल ने गुस्से से कहा था। चौधरी जी मुस्कुरा उठे थे। सुरभि के लिए चौधरी भवन के दुश्मनों को पकड़ में आना बेहद खुशी की बात थी। वो रंजन भी दोबारा सलाखों के पीछे जा चुका था और अब ये अनजान दुश्मन भी पकड़ में आने वाला था। सुरभि, अब हमारे घर की तरफ नजर उठाने वाले लोगों को सजा मिलेगी और मेरे भैया के जीवन में भी खुशियों की बौछार बरसेगी ना। हाँ दार्सिल जी, भैया ने बहुत दुख झेला है, अब उनकी जिंदगी भी खुशियों से भर उठेगी। कल तो वो अपने गुनहगारों से मिलेंगे और परसों रात उनकी जिंदगी में हमारे अचानक सरप्राइज देने पर जो मुस्कान आएगी ना, आप देखिएगा, इसे वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। उसके सीने पर अपना सर रखे सुरभि बोली थी। रात के खाने के बाद सब सोने चले गए थे। रक्षित तो निधि से चैटिंग करने में व्यस्त था। वो दोनों कल 3 दिन के बाद एक दूसरे के सामने आमने आने वाले थे, इसलिए उनकी बातें तो देर रात तक चलने वाली थी और ये दोनों रक्षित को किसी सरप्राइज पार्टी देने का प्लान कर रहे थे। दार्सिल इन 3 दिनों में लगभग ठीक हो चुका था और अब बिना किसी की मदद के चलने लगा था। सुरभि, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। हमें अभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने भैया से पहले शादी तो कर ली है, पर अब हम दोनों भाई एक साथ पापा बनेंगे, ये मैंने तय कर लिया है। धत, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं। आपको हरदम यही सब बातें करनी होती हैं। हटिए, अभी मुझे सोना है। उसे धक्का दे करके वो अपना तकिया खींचने लगा था। मुझसे दूर जाओगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी जानू। तुम्हें इस तकिए की नहीं, मेरी बाहों से बने तकिए की ज्यादा जरूरत है। मैं पापा नहीं बन सकता, मगर तुम्हें प्यार तो कर ही सकता हूँ ना। उसने हंस करके सुरभि को अपनी बाहों के घेरे में बांध लिया था। वो भी चैन से अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से जा लगी थी। इधर सुबह तक डॉक्टर ने पंकज की बातों में आकर के दुर्गेश और कल्पना के बारे में सारी बातें बता दी थी। पंकज को उन दोनों की चौधरी जी से क्या दुश्मनी थी ये जानना था, पर कुछ थप्पड़ खा करके भी वो उन दोनों के बारे में कुछ खास नहीं बता पाया। उसे तो उन दोनों के मोबाइल नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं मालूम था। उसे खुद नहीं पता था कि वो लड़का जिसके लिए हर महीने वो मोटी रकम पाता था, इतने बड़े इंडस्ट्रीज का मालिक है। उसके लगातार एक ही रट कि वो बस उन दोनों को सूरत से जानता है और उनका मोबाइल नंबर जानता है। सुन करके पंकज ने उसका फोन उससे ले लिया और पूरा गैलरी छान मारा, पर उसमें मात्र डॉक्टर के परिवार और रिश्तेदारों के फोटोज थे। अब हार करके वो उन दोनों के मोबाइल को ट्रेस करने के लिए संतोष को बोल दिया था। सुबह के 9 बजने वाले थे। कल्पना को अपने साथ लेकर के अमित हॉस्पिटल के लिए निकला था। उसे छोड़ करके वो अपने ऑफिस चला जाता। उसकी गाड़ी के पीछे पंकज, संतोष और उसकी पूरी टीम विदा हो गई थी। संतोष ने कल्पना के मोबाइल नंबर को
ट्रेस करके उसका लोकेशन पता किया था और पिछले आधे घंटे से पंकज की पूरी टीम उसके फ्लाइट के आगे पीछे छुप करके इंतजार कर रही। अमित, आज मनीषा को शादी के लिए जरूर मना लेना, मैं कल ही उसके पापा से जा करके मिल लूंगी। बिल्कुल मौसी, आज तो उससे हाँ बुलवा ही लूंगा। अब आप मेरे शादी में डांस करने की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। वो हंस करके बोला तो वो भी मुस्कुरा दी थी। अब वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीने लगे थे। कल्पना की फितरत तो वो पल पल बदलने वाली थी। अभी दुर्गेश से वो दूर ही रहा करती थी। अमित अपनी मौसी पर दोनों हाथ से रुपए लुटा रहा था, जिससे वो अब उससे प्यार करने लगी थी और उसका ख्याल भी रखने लगी थी। मौसी, आपका हॉस्पिटल आ गया। उसने गाड़ी रोक दी थी। बाय अमित, अपना ख्याल रखना बेटा। प्यार से उसका गाल सहला करके वो नीचे उतर गई थी। वो रिसेप्शन से अपनी हाजिरी बना करके अंदर चली गई थी। पंकज उसके पीछे आ ही रहा था। पुलिस के इतने सारे लोगों को देख करके हॉस्पिटल के वर्कर घबरा उठे थे। उनके साथ महिला पुलिस भी थी। मिस डॉक्टर दुर्गेश कहाँ मिलेंगे? हमारी मुलाकात करवाएंगी? उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा तो वो कांपते हाथों से एक पाउडर को बुला करके उस दुर्गेश के केबिन में ले जाने को कहा था। डॉक्टर दुर्गेश, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, प्लीज हमें कोऑपरेट कीजिए। पंकज धड़ल्ले से अंदर घुसा था। आपको बिना पूछे अंदर किसने आने दिया और किस जुर्म में मुझे अरेस्ट करने आए हैं? वो कुर्सी से उछल करके खड़ा हो गया था। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास रक्षित चौधरी का मर्डर और पागल बनाने की साजिश करने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। अब थाने चलो, सब अच्छे से समझ आ जाएगा। संतोष, अरेस्ट करो इसे। पंकज दांत पीसते हुए बोला था। सर, ये हमें देख करके खिड़की से भागने की कोशिश कर रही थी। दो महिला पुलिस ने कल्पना को कस करके पकड़ा हुआ था। पंकज सबको लेकर के जीप में बैठा और थाने की तरफ चल पड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे बातों में आकर के मैंने अमित से उस रक्षित को मरवाने की कोशिश की थी और आज देखो उसने हमें फंसा दिया। कल्पना गुस्से से उसे घूरती बोली थी। अपना मुंह बंद रखो कल्पना, वरना मार मार करके तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तुम्हारे कहने पर ही अमित ने उसे ढूंढना बंद कर दिया था ना, वरना आज वो अभी तक मारा जा चुका होता और हम दोनों यहाँ जेल में बंद ना होते। वो भी गुस्से से भड़क उठा था। अब सुनो, इंस्पेक्टर के सामने रक्षित चौधरी के बारे में कुछ मत बोलना। कुछ ही देर में मेरा वकील यहाँ आ जाएगा, तब हम कुछ बोलेंगे। हमें यहाँ से बाइज्जत निकलना है, समझ गई ना? डांटने के बाद उसे समझाते हुए दुर्गेश बोला था। कल्पना ने सर सहमति में हिला लिया था। 1 घंटे से जेल में बंद जब दुर्गेश और कल्पना को बाहर लाया गया तो स्टेशन में बैठे चौधरी जी की फैमिली और अंबिका जी के साथ निधि ने उन दोनों को गुस्से से घूर करके देखा था। चौधरी जी तो मानो आसमान से नीचे आ गिरे थे। वो अपनी सीट से उठ करके खड़ी हो गई थी। कल्पना, तुम जिंदा हो? उनकी आंखें बाहर को आने लगी थी। रक्षित और दार्सिल के साथ सब ने उन्हें चौंक करके देखा था और कल्पना, वो तो हरिशंकर चौधरी की आंखों में देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आने लगी थी। पापा, आप इन दोनों को जानते हैं? कौन हैं ये लोग? रक्षित ने उनका हाथ थाम करके पूछा था। इंस्पेक्टर पंकज खुद भी काफी हैरान था। वो कभी कल्पना की कुटिल मुस्कान देखता और कभी चौधरी जी का रंग उड़ा चेहरा। दार्सिल और सुरभि की स्थिति भी कुछ कुछ इंस्पेक्टर जैसी ही थी। हाँ, दुर्गेश शांति से खड़ा था। उसके दिल को कब से इस समय का इंतजार था। आज उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ होने का समय आ गया था, पर वो इस कल्पना के कारण खुद को जेल नहीं भेज सकता था। उसकी नज़र बार बार इंस्पेक्टर के कमर में लगे पिस्टल पर जा रही थी। सर, बैठ जाइए। अब ये बताइए, आप इन दोनों को जानते हैं? पंकज ने चौधरी जी से कहा तो वो अपनी कुर्सी पर थके अंदाज में बैठ गए थे। वो अपने बीते समय की बातें सोच करके गुम थे। उन्हें अपने भाई, माँ, पापा और अपने अनदेखे भतीजे की याद बेहद बेचैन करने लगी थी। वो सब कुछ खो करके अपनी जिंदगी में कल्पना को ले करके नीरा के साथ आगे बढ़े थे, पर उसने उसे भी उनसे छीन लिया था।
वो आज तक समझते रहे कि वो कहीं भूख प्यास से मर खप गई होगी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जब विशाल को पुलिस ने 2 साल तक जेल में बंद रखा था तो वो कभी उससे मिलने नहीं आई थी। चौधरी जी का मानना था कि उसने अपने पहले पति के साथ मिल करके उसके परिवार का विनाश किया है, इसलिए उससे मिलने कभी जेल नहीं आने का कारण उन्हें उसकी मौत ही लगी थी। पर आज अपनी आंखों के सामने उसे जिंदा पा करके उनके गमों के बखिए उधड़ गए थे। अरे तेरा बाप तुझे क्या बताएगा, मैं बताती हूँ ना, कल्पना हंसते हुए बोली थी। मैं तेरी बड़ी माँ हूँ जिसे तेरे करोड़पति बाप ने पुलिस से मरवाने की साजिश के तहत पहले भी पकड़वाया था और आज भी पकड़वाया है। जहरीले स्वर में वो तड़प करके बोली थी। कल्पना अपना मुंह बंद रखो, हमारे वकील को आने दो, तब कुछ बोलना, दुर्गेश ने दबे स्वर में उसे फटकारा था। चौधरी जी चुपचाप कल्पना की सूरत देखे जा रहे थे। उन्हें उसकी बेशर्मी पर बेहद शर्म महसूस होने लगी थी, पर रक्षित चुप नहीं रह सका था। खुद को हमारी बड़ी माँ कह रही हो, तुम अगर हमारी बड़ी माँ हो तो इतने सालों तक मुझे इतना दर्द क्यों दिया? वो क्या है ना बेटे कि बाप की गलती की सजा अक्सर बच्चों को मिल जाती है। तेरे बाप ने जो किया उसका प्रायश्चित तुम दोनों को करना होगा, तुम दोनों को मरना होगा। और इस चौधरी को चटाक, चौधरी जी ने आगे उसे बोलने का मौका नहीं दिया था। उनका थप्पड़ खा करके वो गिर गई थी। पंकज के इशारों पर 2 महिला पुलिस उसे पकड़ करके वापस सेल में जा करके बंद कर दी थी, पर वो जोर जोर से चिल्ला करके बदला लेना की बात बोलती ही रही। उसे उसी समय उस डॉक्टर को भी पकड़े एक पुलिस लेकर के आया था। सर, यही वो आदमी है जो हर महीने एक औरत के साथ इस डॉक्टर के पास आता था और उस बच्चे को इलेक्ट्रिकल शॉक। रमा अभी तुरंत थाने के अंदर घुसे थे। उसकी नज़र दुर्गेश और डॉक्टर पर गई थी। वो चिल्ला करके बोलने लगी थी और तभी उसे रक्षित दिखा था। वो बोलना बंद करके आंसू भरे नयनों से रक्षित के पास आ करके उसे गले से लगा ली। मेरे बच्चे, अब कैसा है तू? अब तुझे दर्द तो नहीं होता ना? उसका सर सहलाते वो बेतहाशा रोए जा रहे थे। रक्षित को कुछ भी याद नहीं था, पर निधि ने उसे रमा के बारे में बताया था। वो उसके गले से लगा उसके बिना किसी फायदे वाली ममता को महसूस करने लगा था। निधि तो उसे एक्सीडेंट वाले दिन से जानती थी। वो भी अपनी कुर्सी से उठ करके उसके पास आई थी। आंटी, मैं निधि, पहचाना आपने मुझे? रमा रोते हुए रक्षित को छोड़ करके उसे देख करके हाँ में सिर हिला दी थी। तो मुझे तो अपने गले से लगा करके प्यार कर दीजिए। वो हंस करके बोली तो रमा अपने दोनों हाथ फैला लिए थे। वो उसके गले से लग गई थी। अविनाश जी और चौधरी जी को किसी अनजान औरत को अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता रखना बेहद आश्चर्य और खुशी दे गया था। वहां बैठे सब लोग रमा को नाम से जानते थे और उसकी सादगी भरी सूरत और अपनत्व की भावना को देख करके बहुत खुश थे। आंटी, अब आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अपनी पिछली सारी बातें भूल चुका है। ये तो आपको भी भूल चुका है। निधि उसका हाथ पकड़ करके एक कुर्सी पर बैठाती बोली तो उसका चेहरा सूख गया। वो रक्षित को फिर से देखने लगी थी। आंटी, आपने कभी मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं आपसे मिलना चाहती थी और रक्षित के बारे में बताना चाहती थी, पर आपने अपना एड्रेस या नंबर भी नहीं दिया था। इसलिए मैं बस किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी और देखिए, आज वो चमत्कार भी हो गया। रक्षित को रमा के चेहरे से मुस्कान खोता देख करके अच्छा नहीं लगा था। वो उसके पास आ करके उसके कुर्सी उसके नीचे से बैठ गया और अपना सर उसकी गोद में रख लिया था। आंटी, निधि ने जो कहा ठीक ही कहा है। मैं अपनी पिछली सारी बातें भूल गया हूँ, पर आपने जो मेरे लिए किया है उसे भूल करके भी महसूस कर सकता हूँ। आप मेरे लिए मेरी माँ की तरह हैं आंटी। आज मात्र आपकी वजह से मैं सही सलामत हूँ और अपने परिवार के पास पहुँचा हूँ। आपकी ममता से मैंने इस दुष्ट डॉक्टर के दिए दर्दों को सहा था। आपका ये कर्ज मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा।
बेटा ऐसा मत बोलो, तुम्हें मेरा कर्ज उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया था, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। पति के मरने के बाद नर्स बन करके मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। उस अस्पताल के हर मरीज को मैं अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। पर अचानक एक दिन तुमको हॉस्पिटल लाया गया था। तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को देख करके मेरा कलेजा कांप उठता था। मैंने कई बार डॉक्टर को समझाने की कोशिश की, पर वो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे करके चुप करा देता था। मुझे तुम पर बहुत तरस आता था। कई बार मैंने तुम्हें वहां से भगाने की कोशिश भी की थी, पर तुम इतने नासमझ हो चुके थे कि हर बार पकड़ लिए जाते थे और तुम्हें बहुत मारा जाता था। तब मैंने तुम्हारा ध्यान रखना शुरू किया और तुम्हें अपने प्यार से समझाना शुरू किया था। तुम बहुत हद तक सुधर भी गए थे, पर हर महीने ये आदमी और इसके साथ एक औरत आ करके डॉक्टर से ना जाने क्या कह करके जाते कि तुम्हें हर सप्ताह इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके पागल बनाना शुरू कर दिया गया। वो दुर्गेश की तरफ उंगली दिखा करके बोली थी। वो दोनों उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे। रक्षित की आंखों के किनारे भीगने लगे थे। इस डॉक्टर ने तुम्हें कभी भी कोई सही दवा नहीं दी है और खाना भी बस जीने लायक ही दिया गया है। उस दिन जब एक्सीडेंट के बाद मुझे होश आया तो मैंने इसे तुम्हें अपनी गाड़ी में बंद करते देखा था। वो निधि की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। मुझे भगवान का ये कोई इशारा लगा था और तब मैंने निधि की सारी बातें संक्षिप्त में बताई। तुम्हें ले जा करके इलाज कराने और तुम्हारे परिवार को ढूंढ करके वहां तक पहुंचाने को कहा था। आप बहुत हिम्मत वाली हैं रमा जी। आपके कारण मेरा बेटा मेरे साथ है। आपने सच में साबित कर दिया कि दुनिया में मात्र पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लोगों का दिल बड़ा हो तो वो हमेशा दूसरों की तकलीफ को अपना समझते हैं। चौधरी जी बहुत गंभीर होकर के बोले थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं चौधरी जी। एक तरफ ये डॉक्टर है जो पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा करने में नहीं हिचका, और दूसरी तरफ आप हैं जो बिना स्वार्थ के हर बच्चे की परवाह करती हैं। निधि ने जब मुझे आपके बारे में बताया तो मैं बहुत हैरान हुआ था। मुझे लगा कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, पर आज आपका मधुर स्वभाव देख करके ये बात साबित हो गया था। और अविनाश जी भी चुप नहीं रह सके थे। वो 2 मिनट चुप हुए और कुछ सोचते हुए बोले, आपने अपनी बेटी की शादी कर ली रमा जी? नहीं सर, इसी बुधवार को शादी है। आप लोगों का बड़ा उपकार होता अगर आप सब मेरे घर आ करके उसे आशीर्वाद देते। वो मुस्कुरा करके कुछ रुक रुक करके बोली थी। जरूर आंटी, हम सब आएंगे, पर पहले आप कल हमारे घर आएंगी। अब दारसिल भी बोल पड़ा था, मैं इनका छोटा भाई हूँ। इनके जाने के बाद हमारी माँ भी दुख से चल बसी थी, पर मुझे खुशी है कि आपके रूप में मेरे भैया के साथ रहती थी। कल मेरी शादी की सालगिरह है। कल आप सुबह ही मेरे घर पर अपनी बेटी को लेकर के आ रही हैं। अब वो अकेली अपने ससुराल नहीं जाएगी, उसे उसके 2 भाई भी विदा करने आएंगे। रमा की आंखों से आंसू फिसल करके गालों से बहने लगे थे। उसे पता नहीं था कि ये पैसों वाले बड़े लोग इतने बड़े दिल के मालिक हैं। सुरभि उठ करके आई और उसके आंसू साफ करके बोली, आंटी, आप हम सब की खुशियों की वजह हैं। हम अब आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। आपने बहुत काम कर लिया, अब आपको आराम की जरूरत है। आपकी बेटी की शादी के बाद आप हम लोगों के साथ आकर के रहेंगी। नहीं सुरभि, ये तुम गलत बोल रही हो। निधि बोलती पास आई थी, मेरी इनसे 7 महीने पहले ही बात हो चुकी है। ये अपनी बेटी की शादी के बाद मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी। उसके बोलते ही वहाँ सब लोग ठहाके लगाने लगे थे। निधि कुछ समझ ही नहीं पाई थी और अपनी नज़र घुमा करके सबको बारी बारी बेवकूफ़ों की तरह देखने लगी थी। हमारा घर ही तो अब आपका घर बनने वाला है ना दीदी? सुरभि उसके कान में बोल करके हंसने लगी थी। वो शर्मा करके सर झुका ली थी। रमा भी उसकी बात समझ करके हंस पड़ी थी। उसे निधि बहुत अच्छी लगी थी।
जो लड़की किसी अनजान की मदद के लिए बेहिचक आगे आ सकती थी, वो अब उसकी पत्नी बनने जा रही थी। वो जब उसकी पत्नी बनती तो कितना अच्छा ख्याल रखती, ये सोच करके वो भी खुशी से मुस्कुरा दी थी। मारूंगी तुझे अगर मुझे आप या दीदी फिर से कहा तो। वो मुंह बना करके बोलते हुए अपनी कुर्सी पर जा करके बैठ गई। अब तो सबके ठहाके कहकहों में बदल करके बुलंद होने लगे थे। वो शर्माती रक्षित को चोर निगाहों से देखने लगी थी। उसकी मंद मुस्कुराने से निधि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। इन सब की खुशियां भरी कहकहों से वहां खड़े दुर्गेश का कलेजा जल करके कोयला बन गया था। वो अब कल्पना को जेल में फंसा करके यहाँ से निकलने की फिराक में था। अब सारी बातें साफ हो गई हैं। अब हम जान गए हैं कि रक्षित सर को इन 3 लोगों ने मिल करके पागल बनाने की कोशिश की है। इन पर तो जो केस चलेगा वो तो अलग होगा। अब हमें बस ये जानना है कि रक्षित सर के एक्सीडेंट के समय किसने उन्हें बदल करके लाश रखवाया और उनकी मौत का झूठा खेल रचा। पंकज अब सीरियस होता बोला तो सब उसकी बातों से सहमत होने लगे थे। वो सब भी कल्पना ने किया होगा इंस्पेक्टर। वो मेरे परिवार को नष्ट करके अपनी अधूरी ख्वाहिशों की भड़ास निकालना चाहती है। चौधरी जी लंबी सांस लेकर के बोले थे। पर पापा, वो जो बोल गई, क्या वो बात सच है? दार्सिल कुछ उलझा हुआ था। हाँ बेटा, वो सच ही बोल रही है, पर उसके इरादे सच्चाई से कोसों दूर हैं। मैं आप सभी को उसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, चौधरी जी ने कहा और सबको कल्पना की कहानी बताने लगे थे। वो जब चुप हो गए तो सबके दिमाग में धमाके से होने लगे थे। एक औरत इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है? और कल्पना रविशंकर के बच्चे के खोने की बात सुन करके दुर्गेश चकरा करके रह गया था। कहीं विशाल ने ही तो उस दिन नर्स की गोद से उस बच्चे को छीन तो नहीं लिया था? और वो बच्चा कहीं अमित तो नहीं है? और इसलिए उसने मरते समय तक मुझे कल्पना और उस बच्चे का ख्याल रखने को कहा था। ये बात सोचते हुए उसके दिमाग में शैतानी कीड़े ने धमाल मचाना शुरू कर दिया था। यस यार, जरूर ये अमित कल्पना का ही बेटा है। तभी तो विशाल ने वो बच्चा उसे देने को कहा था। उस चिट्ठी में विशाल चौधरी ने, कहीं विशाल ने ही तो उस दिन नर्स की गोद से उस बच्चे को छीन तो नहीं लिया? और वो बच्चा कहीं अमित तो नहीं? और इसलिए उसने मरते समय तक मुझे कल्पना और उस बच्चे का ख्याल रखने को कहा। ये बात सोचते हुए उसके दिमाग में शैतानी कीड़ों ने धमाल मचाना शुरू कर दिया। यस यस, जरूर ये अमित कल्पना का ही बेटा है। तभी वो विशाल ने वो बच्चा उसे देने को कहा था। उस चिट्ठी में जरूर विशाल ने यही सच लिखा होगा। वो लगभग में असलियत तक पहुंच गया था। वाह जियो दुर्गेश, यदि ऐसा है तो तुम बहुत मजे आएगा इस खेल में। एक तरफ तो कल्पना अपने ही बेटे को अपराधी बना चुकी है और दूसरी तरफ चौधरी भी अपने भाई के बच्चे के लिए आज तक तड़प रहा है। मन ही मन खुद को शाबाशी देते हुए उसके चेहरे पर नफरत की जहरीली मुस्कान छा गई थी। पर इस खेल का असली मजा लेने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये मेरा कमीना वकील कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? वो खींच उठा था। हाँ तो मिस्टर दुर्गेश, आपका और कल्पना जी का क्या रिश्ता है? आप क्या हर बुरे काम में उसकी मदद करते रहे हैं? कहीं आपने ही तो 2 साल पहले रक्षित सर का एक्सीडेंट करवा करके उन्हें गायब। इंस्पेक्टर पंकज ने अपनी सोचों में गुम मुस्कुराते दुर्गेश की खबर ली थी। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई, पर वो चुप ही खड़ा रहा। देखिए, अब साबित हो चुका है कि आपने और कल्पना जी ने मिल करके ही चौधरी जी के परिवार को इतनी तकलीफ दी है। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आपको सीधे से पूछा जा रहा है, मेरी बात का जवाब दीजिए, वरना और भी तरीके हैं, हमें आते हैं। अगर मेरे अन्य तरीकों को खुद पर आजमाना चाहते हैं तब तो कोई बात है ही नहीं। वो मुस्कुरा उठा था। इंस्पेक्टर, आपने शक के आधार पर मुझे अरेस्ट किया है। आप मुझे डरा धमका नहीं सकते। मैं जो भी बोलूँगा अपने वकील के सामने ही बोलूँगा, वो गुस्से से बोला था। मिस्टर दुर्गेश, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आप अपने वकील से नहीं मिल सकते हैं।
उसे बाहर से ही भेज दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको और कल्पना जी को 10 दिन के रिमांड पर अरेस्ट किया है। तो अब अपना जुर्म कबूल कीजिए, वरना आपके स्वास्थ्य के खतरा उत्पन्न हो सकता है। वो काइया इंस्पेक्टर चपलता से मुस्कुराया था। एक डॉक्टर के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो और वो भी मेरी वजह से, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप प्रेम पूर्वक मुझे कोऑपरेट कीजिए। चौधरी सर, आप लोग घर जाइए और दार्सिल सर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कीजिए। मैं इन दोनों डॉक्टरों और कल्पना जी के मुंह से सारी बात उगलवा करके आपको सूचित करूंगा। पंकज चौधरी जी से बोला और फिर रमा से बोला, रमा जी, आप अपनी रिपोर्ट में इस डॉक्टर के खिलाफ सारी बात लिखा दीजिए और अपने घर जाइए। अब आगे की सारी कार्रवाई मैं देख लूंगा। उसने बोल करके एक महिला पुलिस को रमा को ले जा करके रिपोर्ट लिखाने को कहा था। वो उठ करके उसके साथ चले गए थे। इंस्पेक्टर, इन सब से असलियत बाहर निकलवाइए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए अपने फैमिली लॉयर को मैं अपॉइंट करूंगा। दार्सिल गुस्से से भड़कते हुए बोला था। इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा करके सर हिलाया और उससे हाथ मिलाया था। वो सारे लोग बाहर निकलने लगे थे। रक्षित ने रमा को अपने घर का एड्रेस लिख करके दिया और कल सुबह अपने बेटी के साथ आने को कहा था। उसने रमा का नंबर भी ले लिया था। आंटी, आप शहर आ करके मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। वो अब उसके हैसियत को जान करके आप पर उतर आई थी। आंटी प्लीज़, आप मुझे तुम कहोगी तो मुझे अपनी माँ की कमी नहीं महसूस होगी। आप अब से हम सबको तुम ही कहेंगी। वो रूठते हुए बोला तो वो हंस करके हाँ बोल दी थी। सब वहां से विदा हो गए थे। रमा ने भी अपने घर का रास्ता पकड़ा था। इधर उन सब के जाने के बाद पंकज दुर्गेश से पूछताछ करने लगा था और उसके और दूसरे कमरे में संतोष के साथ एक महिला पुलिस ने कल्पना को पूछना शुरू किया था। दुर्गेश बार बार खुद को बेकसूर बताता रहा। वो खुद को कल्पना का दोस्त बताता और बार बार अपने ऊंचे रसूख का अकड़ दिखाया करता था। वही महिला पुलिस की 4 थप्पड़ खा करके कल्पना ने सब कुछ आसानी से मान लिया और शुरू से अभी तक की सारी बातें बता दी। पर वो अमित का नाम ना बता करके सब कुछ दुर्गेश की मदद से ही करना बताती रही। वो इस झमेले में अमित को नहीं खींचना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि अमित उसे यहाँ से निकाल लेगा। 3 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद वो तीनों बाहर आ करके चाय की चुस्की लेने लगे थे। कल्पना और दुर्गेश की बातें आपस में मिल नहीं रही थी। पंकज को इस केस में दुर्गेश की पूरी भागीदारी दिख रही थी, पर उसने कल्पना और अमित को हर बात के लिए दोषी बताया था। वहीं कल्पना ने अमित के बारे में एक शब्द नहीं कहा था। सर, इन दोनों की बातें आपस में मैच नहीं हो रही हैं। अब कैसे पता चलेगा कि अमित का इन सब में क्या रोल है? कल्पना के अनुसार अमित को दुर्गेश ने उसे 6 साल की उम्र से पालने दिया था। संतोष कुछ सोचते हुए बोला था, हाँ सर, अगर दुर्गेश ने कोई बच्चा उसे दिया और हमेशा उसे अपने तक बांध करके रखा, इसका मतलब कुछ तो उसका बड़ा स्वार्थ रहा होगा। कल्पना ने रक्षित मर्डर से लेकर के उसे स्पॉट से गायब कर पागल खाने तक ले जाने का दुर्गेश का आइडिया और सहयोग बताया था। इतना कुछ तो दोस्ती के अनुसार नहीं की जाती ना सर, महिला पुलिस ज्योति ने कहा था। पर मुझे तो दुर्गेश ने कहा कि वो बस कल्पना का दोस्त है और रक्षित के साथ सारे जुर्म में उसका बेटा अमित उसके साथ रहा है। अब लगता है इन लोगों का सच ऐसे सामने नहीं आएगा। पंकज ने सोचते हुए फिर से बोला, एक काम करते हैं संतोष, इन दोनों को एक साथ लाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या बोलते हैं। ठीक है सर, चलिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस रास्ते में सारे सवाल आसान हो जाएंगे। वो मुस्कुरा करके उठा था और शाम होते होते पंकज का आइडिया काम कर गया था। कल्पना और दुर्गेश एक दूसरे के सामने आकर के हर बातों को लड़ झगड़ करके स्पष्ट करते चले गए थे। अब हर बात पंकज के सामने आईने की तरह साफ हो चुकी थी। चौधरी खानदान के दुश्मन कल्पना तो थी ही, पर दुर्गेश केवल दोस्ती के आधार पर कल्पना का इतना साथ दे रहा था, ये बात पंकज को हजम नहीं हो पा रही थी। उसने कई कड़ियों को अपने दिमाग में एक साथ जोड़ा था।
जिससे उसके दिमाग में एक नई बात कौंधने लगी थी। उसने उन दोनों को अलग अलग सेल में डलवा दिया था। पागल खाने का डॉक्टर बेचारा चंद रुपयों के खातिर आज अपना सब कुछ गंवा करके जेल में बंद आंसू बहा रहा था। संतोष, तुम यहीं रहना, मैं डीएसपी सर से मिल करके आता हूँ। मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा है जिसका समाधान मात्र वही कर सकते हैं। पंकज ने अपनी हैट सर पर पहनते हुए कहा और बाहर निकलने लगा। और सुनो, कल्पना मैडम के फोन पर अगर उसके बेटे का फोन आए तो कह देना सुबह आकर के मिलने, और अगर वो जबरदस्ती यहाँ आकर के हंगामा करे तो उसे भी किसी सेल में बंद कर देना। बाद में उसे भी देख लेंगे, आखिर कहीं ना कहीं वो भी इन सब में शामिल है। ओके सर, सैल्यूट करता संतोष बोला था। वो चला गया और संतोष अंदर आ गया था। सेल में बंद दुर्गेश का दिमाग अब तेजी से यहाँ से भागने की तैयारी में लग गया था। आज कल्पना के आरोपों के बाद उसका दिल नफरत से भर उठा था। उसने सब कुछ कहा पर विशाल और अपनी दोस्ती की बात नहीं बताई। उसने सोच लिया था कि अब जब तक वो रक्षित और दार्शिल को जान से नहीं मार देगा तब तक कल्पना को अमित की सच्चाई नहीं बताएगा, और ये काम वो अमित के हाथों ही करवाने का सोच रहा था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।